गुड इवनिंग दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बारे में। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर होता क्या है, नए टॉपिक के साथ आए हैं। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर होता क्या है। इससे पहले हम बोलना चाहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। हमारे वीडियो से लगातार बने रहिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चल कुंडली गैल्वेनोमीटर होता क्या है, इसका फिगर है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का। तो देखिए इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय उपकरण है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या है, एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से धारा की उपस्थिति को ज्ञात किया जाता है। यानी किसी भी पैमाने पर कितना धारा प्रवाहित हो रहा है उसका मान हम लोग इसी के सहायता से ज्ञात करते हैं। चलिए तो सिद्धांत देखेंगे। सबसे पहले इसका डिफिनीशन क्या हो गया, सबसे पहले इसका परिभाषा देख लिए। परिभाषा जो हो गया, परिभाषा क्या हो गया, तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय उपकरण है। कैसा उपकरण है ये, विद्युतीय उपकरण है जो क्या करता है, पैमाने पर धारा की उपस्थिति को बताता है। उपकरण जो पैमाने पर धारा की उपस्थिति को बताता है। सेकंड हम लोग देखेंगे सिद्धांत। तो सिद्धांत में क्या हो जाएगा, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर बल आघूर्ण कहने का मतलब किसका, टाउ का अनुभव होता है। बल आघूर्ण करने का मतलब बल का अनुभव होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में सिद्धांत क्या हो जाएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी कुंडली के द्वारा धारा को प्रवाहित करते हैं तो उस पर बल आघूर्ण का अनुभव होता है। चलिए थर्ड देखेंगे हम लोग, बनावट। तो बनावट क्या हो जाएगा, बनावट में ध्यान दीजिएगा। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में चुंबक स्थिर और कुंडली गतिशील होता है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में चुंबक स्थिर और कुंडली क्या होता है, गतिशील होता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कुंडली के ऊपर पतले तार की चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में चुंबक स्थिर और कुंडली गतिशील होता है। दोनों चुंबकों के बीच एक बेलनाकार बर्तन को रखते हैं। बेलनाकार बर्तन के ऊपर पतले तार की कुंडली को लपेटते हैं। ठीक है, इसके दोनों सिरों को चूल की सहायता से जोड़ दिया जाता है। इसके दोनों सिरों को चूल की सहायता से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। उसके बाद ध्यान दीजिए, विचलन के बाद, कहने का मतलब विचलन के बाद पुरानी स्थिति में वापस लाने के लिए इसे स्प्रिंग नियतांक के द्वारा जोड़ दिया जाता है। कुंडली से एक सूचक जुड़ा होता है जो कहाँ जाता है, पैमाने तक जाता है। कुंडली से एक सूचक जुड़ा होता है जो पैमाने तक जाता है और पैमाने तक जाकर क्या करता है, धारा की उपस्थिति को बताता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसमें कुंडली के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, या बोल सकते हैं कुंडली को एक धारा प्रतिवर्ती धारा की सहायता से जोड़ दिया जाता है। फिर से हम लोग देखेंगे, तो फिर से देखें, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में चुंबक स्थिर और कुंडली गतिशील होता है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में चुंबक स्थिर और कुंडली गतिशील होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों चुंबकों के बीच एक बेलनाकार बर्तन को रखते हैं। बर्तन के ऊपर पतले तार की कुंडली लपेटते हैं, कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। उसके बाद इसके दोनों सिरों को, बेलनाकार बर्तन के दोनों सिरों को चूल की सहायता से जोड़ दिया जाता है। विचलन के बाद पुरानी स्थिति में लाने के लिए इसे स्प्रिंग नियतांक के की सहायता से जोड़ दिया जाता है। कुंडली से एक सूचक जुड़ा होता है जो पैमाने तक जाता है। कुंडली से एक सूचक जुड़ा होता है जो कहाँ तक जाता है, पैमाने तक जाता है। ये इसका बनावट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कुछ आगे। अब आगे बात करेंगे हम लोग क्रिया विधि के बारे में बात करेंगे। तो क्रिया विधि क्या है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को क्रिया में लाने के लिए क्या करेंगे, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को क्रिया में लाने के लिए कुंडली को एक धारा की सहायता से जोड़ दिया जाएगा। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को क्रिया में लाने के लिए कुंडली को क्या करेंगे, एक धारा की सहायता से जोड़ दिया जाएगा, जिससे पूरे कुंडली पर बल आघूर्ण का अनुभव होगा। जिससे पूरे कुंडली पर बल आघूर्ण का अनुभव होगा। समझ में आया, फिर से बोलते हैं,
चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को क्रिया में लाने के लिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, या बोल सकते हैं प्रतिवर्ती धारा की सहायता से जोड़ दिया जाएगा, जिससे इसके संपूर्ण भाग पर यानी कुंडली पर क्या किस चीज का अनुभव होगा, बल आघूर्ण का अनुभव होगा, जिसके कारण कुंडली से जुड़ा सूचक पैमाने पर धारा की उपस्थिति को बताएगा। फिर से एक बार लास्ट देख लेंगे, देखिए फिर से बोल रहे हैं, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को क्रिया में लाने के लिए, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को क्रिया में लाने के लिए, दोहराते रहे, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को क्रिया में लाने के लिए कुंडली से विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, जिससे इस पर बल आघूर्ण का अनुभव होगा। बल आघूर्ण के कारण कुंडली विचलित होगा, बल आघूर्ण के कारण क्या हो जाएगा, कुंडली विचलित होगा, जिससे जुड़ा सूचक पैमाने पर धारा की उपस्थिति को क्या करेगा, बताएगा। समझ में आया? फिर से अब देखिए, क्रिया विधि देख लिए, बनावट देख लिए, सिद्धांत देख लिए, परिभाषा देख लिए। फिर से एक बार परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, यह एक विद्युतीय उपकरण है, यह एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से पैमाने पर धारा की उपस्थिति को ज्ञात किया जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या हो जाएगा, जब इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो बल आघूर्ण का अनुभव होता है, धारा प्रवाहित करते हैं तो बल आघूर्ण का अनुभव होता है। बनावट तो क्या हो जाएगा, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में चुंबक स्थिर और कुंडली गतिशील होता है। दोनों चुंबकों के बीच बेलनाकार बर्तन को रखते हैं, फिर उसमें बर्तन के ऊपर पतले तार की कुंडली लपेटते हैं, कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। बेलनाकार बर्तन के दोनों सिरों को चूल की सहायता से जोड़ दिया जाता है। विचलन के बाद इसे पुरानी स्थिति में लाने के लिए स्प्रिंग नियतांक K की सहायता से जोड़ दिया जाता है। कुंडली से एक सूचक जुड़ा होता है जो पैमाने तक जाता है, जो धारा की उपस्थिति को बताता है। थर्ड में आ जाएगा क्रिया विधि। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को क्रिया में लाने के लिए कुंडली को विद्युत धारा की सहायता से जोड़ दिया जाता है, जिससे विद्युत धारा की सहायता से जैसे ही जोड़ते हैं तो इसके संपूर्ण आयतन पर एक बल का अनुभव होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बलाघूर्ण। यानी कि संपूर्ण आयतन पर बलाघूर्ण का अनुभव होता है, जिसके कारण कुंडली विचलित होता है तो उससे जुड़ा सूचक पैमाने पर धारा की उपस्थिति को बताता है। ये हमारा आ गया क्या, इसका परिभाषा, सिद्धांत, बनावट, क्रिया विधि। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब देखिए केसेस का मान क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक केस है, जैसे यहाँ से एक समानुपाती निकाल सकते हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा होगा, फिर उससे बल आघूर्ण का मान हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा हो जाएगा। दोनों का हम प्रूफ करना है, लेकिन यहाँ पर धारा का मान निकालेगा क्योंकि धारा की उपस्थिति को बताएगा, यानी कि हमको क्या होगा। अब आगे देखेंगे टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा कैसे होगा वो देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बल आघूर्ण का मान यानी कि बोल सकते हैं विद्युतीय बल रूपी एक बल आघूर्ण का काम करेगा, यानी जहां बल लगेगा वो विद्युतीय बल के सापेक्ष लगेगा। तो विद्युतीय बल का मान बढ़ाएंगे तो थीटा का मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि विद्युतीय बल का मान बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पैमाना उच्च धारा को प्राप्त करेगा, तो यहाँ पर भी तो थीटा का मान बढ़ेगा। तो इस केस में हम लोग टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब कैसे इसको निकालते हैं, इसका सोल्यूशन देखिएगा। बल आघूर्ण वाला फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, बल गुना बल बाहु, बल गुना बल बाहु, बल गुना क्या हो जाएगा, बल बाहु। ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बल आघूर्ण बराबर बल इंटू बल बाहु, बल बाहु। अब ध्यान दीजिएगा, बल आघूर्ण को टाउ से सूचित करेंगे, इज इक्वल टू बल हो जाएगा एफ, हमारा जो बल बाहु हो जाएगा, ये जो हमारा जो ये लंबा ये पैमाना उसको कितना मान लेंगे, एल मान लेंगे। वही ना बल लगने के कारण यही ना भुजा है, जो यही वाला ना है जो कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो टाउ इज इक्वल टू चलिए यहाँ देख लेते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एम, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो एफ का वैल्यू कुछ इस प्रकार से हो जाएगा बी एम, एम का वैल्यू होता है एम इज इक्वल टू आई इंटू एल। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल, इसे मान लेते हैं फर्स्ट। छोड़िए, समीकरण नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू एफ के जगह पर बी इंटू आई इंटू एल, फिर इंटू एल। अब देखिएगा एल एल ये भी भुजा, ये भी भुजा, भुजा स्क्वायर, यानी बोल सकते हैं भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू क्षेत्रफल, तो एरिया हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू आई इंटू ए। इसे हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। चलिए अगला समीकरण देखते हैं। चलिए इसे हम यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इसे हम यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिख दें, यहाँ। जैसे m इज इक्वल टू आई इंटू एल। चलिए कोई दिक्कत है। अब आगे देखते हैं।
हमने क्या बताया था, टाउ क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, थीटा। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा। तो यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू स्प्रिंग नियतांक है, तो टाउ इज इक्वल टू के थीटा। इसे समीकरण कितना मान लेंगे, सेकंड। लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे। तो समीकरण फर्स्ट हमारा देखिए, b इंटू आई इंटू ए इज इक्वल टू के थीटा। समीकरण फर्स्ट, लेफ्ट बराबर तो राइट बराबर, तो यहाँ से i का वैल्यू निकालेंगे तो के थीटा अपॉन b इंटू ए। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। अब बताइए, क्योंकि यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट हो जाएगा, एरिया कांस्टेंट है, स्प्रिंग नियतांक कांस्टेंट है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ते या घटते रहेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, के अपॉन बी इंटू ए इज इक्वल टू नियतांक कांस्टेंट। तो यहाँ से हो सकता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, थीटा। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था, यही फाइंड आउट करना था। क्या आ गया, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, ये फाइंड आउट करना था हमें वैल्यू। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि धारा का मान बढ़ाएंगे तो थीटा का मान बढ़ेगा, धारा का मान घटाएंगे तो थीटा का मान घटेगा। कोई दिक्कत, चलिए सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे। क्लास 12 की कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं होगी जो आपको हमारे क्लास में छूटेंगे। लॉकडाउन है, आप लोग ध्यान से हमारे क्लास के साथ जुड़े रहिएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सारे टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लियर कराए जाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए।